हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर जीके का क्या पैटर्न चलता है, किस प्रकार से हम जीके की तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जीके को इम्प्रूव कर सकते हैं और हमें कैसे उसे पढ़ना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, और उसके अंदर हम संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही कॉमनली एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। देखिए, पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा और हमेशा से मिलता आया है और आगे भी ये सब चलता रहेगा। और वैसे भी भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अपने संविधान के, अपने अधिकारों के, अपने ड्यूटीज की नॉलेज हमें हो, इसका हमको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हम हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान सभी को पता है। भारत के संविधान के निर्माता रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इकलौते इंसान नहीं थे। दरअसल 7 मेंबर्स की ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया था और 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की थी। और ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना होने के पश्चात 2 साल के बाद इन्होंने संविधान का निर्माण करके दिया था। और आप सभी जानते होंगे कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया गया था और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनल अपनी हरी झंडी दे दी थी। इसीलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 26 जनवरी को 1950 को भारत को का संविधान लागू करने के पीछे का उद्देश्य ये था कि कांग्रेस ने 1930 के अंदर जब पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था कि भारत को पूर्ण स्वराज्य का घोषित करके उन्होंने फर्स्ट टाइम झंडे को फहराया था, राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था और इस बात की डिक्लेरेशन की थी कि अब से हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाएंगे। लेकिन हुआ ये कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, तो 26 जनवरी की जो डेट थी उसके दिन भारत को संविधान को लागू करके इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो चलिए जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फैक्ट्स। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया का सबसे अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके कुछ फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला फीचर इसका है कि ये लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे वर्ड आया है रिटन। संविधान 2 तरह के होते हैं, रिटन और अनरिटन। जैसे यूएसए के अंदर जो संविधान है, अमेरिका के अंदर, वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और यूके के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन के अंदर संविधान का कोई खाका नहीं है, ऐसा नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो सिंपल मेजोरिटी के साथ जिसके अंदर बदलाव किया जा सके। बदलाव करने का मतलब ये हुआ कि हमने अगर कोई नियम, कोई कानून लागू किया हुआ है, संविधान हमें कुछ कहता है तो संसद के पास अधिकार होता है उसको बदलने का। और हम हमारे भारत के संविधान के अंदर भी ये प्रावधान है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान के अंदर बदलाव कर सकते हैं। जब हम आर्टिकल 368 को अलग से डिस्कस करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि किस किस प्रावधान को किस किस मेजोरिटी के साथ तब्दील किया जा सकता है। अब ब्रिटेन के अंदर क्या है कि आप कुछ भी संविधान, ज्यादातर संविधान लचीला है। लचीला होने का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रावधान को बिल्कुल एक सिंपल मेजोरिटी के साथ संसद में पास करके संविधान के अंदर कुछ भी बदलाव किया जा सकता है। और अब आती है बात रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि संविधान के प्रावधानों को, संविधान के रूपरेखा को बदलने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। स्पेशल मेजोरिटी कैसे? जैसे संविधान के, सपोज कीजिए पार्लियामेंट के अंदर 545 मेंबर हैं और 545 मेंबर अगर मेजोरिटी से पास कर भी देते हैं, उसके बावजूद कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि उनको
कम से कम 50% राज्यों के द्वारा भी पास कराया जाना चाहिए। जब 50% राज्य भी उनको पास कर देंगे तब जाकर के राष्ट्रपति साहब मंजूरी देंगे और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही वो फाइनल अडॉप्शन हो पाती है। तो उसकी जो प्रोसेस है वो लंबी हो जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर क्या है कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान की तरह, लेकिन वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हार्ड है, बहुत सख्त है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान के अंदर आप कोई भी अमेंडमेंट इतनी आसानी से नहीं कर सकते। यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब से बना है तब से लेकर के आज तक अमेरिका के संविधान में बहुत कम बार अमेंडमेंट हुई है। हमारे हिंदुस्तान के संविधान में तो कई बार हो चुकी है, 100 प्लस हो चुकी है। तो सबसे पहला फीचर हमने इसका देखा कि इसको बोलते हैं लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां से प्रश्न किस तरह से बन सकता है? प्रश्न इस तरह से एसएससी के अंदर पूछे जा चुके हैं कि दुनिया के अंदर सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो सबसे पहला लिखित संविधान था यूएसए का। ठीक, तो इस प्रकार से छोटे छोटे फैक्ट्स एंड फिगर्स को अगर पकड़ कर चलोगे तभी जाकर के आपको चीजें क्लियर होंगी। अब यहां से एक चीज आई थी कि लेंथिएस्ट रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से दो बातें हमें पता चलती है। पहली बात यह कि संविधान का अनुच्छेद 368 हमें यह प्रावधान प्रदान करता है कि भारत के संविधान के अंदर बदलाव किए जा सकते हैं। अब वो बदलाव हिंदुस्तान के संविधान में कैसे कैसे हुए हैं, अब उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हिंदुस्तान का संविधान में कई बार बदलाव हुए हैं, लेकिन एक था 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसको हम बोलते हैं, 42वां संविधान संशोधन, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी उनके कार्यकाल के दौरान इसे लागू किया गया था। और इस सब अमेंडमेंट एक्ट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये इतना लेंथी था, इसने इतने सारे बदलाव संविधान के अंदर कर दिए थे कि संविधान का इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाने लगा। हालांकि वो बात अलग है कि बाद में मोरारजी देसाई की सरकार आई और 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसके कुछ प्रावधानों को नेग्लेक्ट कर दिया गया, जिनको माना नहीं गया, और सब जैसे का तैसा हो गया जैसा पहले था। लेकिन यहां से एक सवाल आता है कि इसके बाद ही केशवानंदा भारती केस एक जजमेंट आई थी, केशवानंदा भारती केस, जो बहुत ही फेमस केस है और जो बच्चे यूपीएससी वगैरह की प्रिपेयर करते हैं उन बच्चों को तो इसके बारे में बिल्कुल पता होता है। लेकिन अब लेवल कंपटीशन का रेज हो रहा है, तो इसलिए आपके लिए भी ये जानना जरूरी है कि ये जजमेंट क्या थी, क्या इसके अंदर था। इसके अंदर ये केशवानंदा भारती केस जो आया, केशवानंदा भारती केस के अंदर 1973 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज डिक्लेयर कर दी कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा बदलाव करने की सरकार कोशिश करती है आर्टिकल 368 के तहत, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि संविधान खुद ही अपने आप का बचाव करता है। अगर आप संविधान को तोड़ने की कोशिश करोगे तो संविधान उस रूल को तोड़ के रख देगा जो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये प्रिंसिपल कहां से आया था? तो ये आया था केशवानंदा भारती जजमेंट से। तो अगर आप एक पॉइंट को पकड़ के चलोगे तभी आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। ये कोई रटने की चीज नहीं है, रटने की नहीं, समझने की चीज है। अगर आप समझ के चलोगे तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, हर एक चीज याद रहेगी, आपको कुछ भी फालतू रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप अगर स्टोरी की तरह इसको लेके चलोगे कि हाँ किस फैक्ट्स एंड फिगर से क्या होता है। जैसे हमने एक चीज ली थी कि संविधान का एक फीचर है, वो है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरी दुनिया का, पहली बात ये पता चल गई। हमें दूसरी बात पता चली कि संविधान दो तरह के होते हैं, रिटन और नॉन रिटन। अगर रिटन संविधान है तो उसका क्या मतलब हुआ, अगर नॉन रिटन है तो उसका क्या मतलब हुआ। फिर उसके बाद आया कि हम अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चला कि हम संविधान के अंदर बदलाव कर सकते हैं। अगर बदलाव कर सकते हैं तो क्या हमारे संविधान के अंदर भी ऐसा कोई प्रारूप है जिससे हम बदलाव कर सकते हैं? तो उसका उत्तर आया जी हाँ, वो है संविधान का अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के तहत आप इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। फिर हमें पता चलता है कि भारत के संविधान के अंदर जो बदलाव हुए हैं उनमें मेजर बदलाव कौन से थे। तो सबसे मेजर जो था वो था 42वां संविधान संशोधन, जिसको 1976 के अंदर लागू किया गया था।
और उससे पहले आ गया था ये अपना केशवानंदा भारती जजमेंट। फिर हमें पता चला कि केशवानंदा भारती जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केशवानंदा नाम के व्यक्ति थे, उनका केस था। और उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का प्रिंसिपल दिया था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के प्रिंसिपल को फिर आगे मल्टीपल केसेस के अंदर फॉलो किया गया और आज भी फॉलो किया जाता है। इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कोई सवाल नहीं उठा, जो भी उठा तो वो केस ऑटोमेटिकली क्रैश कर गया। तो एक छोटे से पॉइंट पे आपने इतनी सारी चीजें सीखी। अभी सेकंड फीचर देखते हैं हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के संविधान को दुनिया के बहुत से संविधान से थोड़ा थोड़ा मैटर उठा करके बहुत से संविधान से कंपाइल करके लिया गया है। अब ये बात बिल्कुल सच है। यहां से आपको पता चलेगा कि संविधान अगर सब जगह से थोड़ा थोड़ा लिया गया है तो जी क्या चीज कहां से ली गई है, क्या चीज कहां से ली गई है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर बहुत पुराने समय से सवाल उठते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। अब इसके अंदर जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट डिफरेंट मैटर लिया गया है। जैसे आप अगर देखोगे कि कहां से आयरलैंड के अंदर से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे वो लिए गए हैं हमने आयरलैंड के अंदर से। ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स जो हमने लिए हैं वो कहां से लिए हैं, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। सो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं। सबसे बड़ा सोर्स जो है मैं आपको बता देता हूं छोटा सा। सोर्सेज में सबसे बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखिए, जो हमारा ब्रिटिश शासन जो था, जो ब्रिटिशों ने हिंदुस्तान पे राज किया, तो ब्रिटिशों ने क्या किया, अलग अलग एक्ट पास किए थे। 1909 एक्ट, 1919 एक्ट, ऐसे करके। उस क्रम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो एक मेजर एक्ट था और भारत का संविधान का 70% पार्ट लगभग इसी से लिया गया है हूबहू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के अंदर से बहुत सी चीजें ली गई हैं। जैसे आप लोगों को नहीं पता होगा, बता देता हूं कि भारत के अंदर एक प्रश्न आता है कि इमरजेंसी जो लगती है, इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो कहां से लिया गया है। तो हर कोई बंदा भर देता है कि जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। अगर आप इसका उत्तर जर्मनी भर रहे हो और ऑप्शन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी लिखा हुआ है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी लगाने का प्रावधान जो है वो यहीं से लिया गया है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। जर्मनी के संविधान से जो बात ली गई है वो ये बात ली गई है कि जैसे ही इमरजेंसी का प्रावधान लागू होता है, हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी कोई भी लागू होती है, इमरजेंसी आगे कितने प्रकार की होती है वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी है कि अगर इमरजेंसी लागू हो जाती है तो इमरजेंसी लागू होगी, वो लिया गया है इससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन जो मेरे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं वो किस कारण से होते हैं, वो कंसेप्ट लिया है हमने जर्मनी से। सो ऐसे करके हमने डिफरेंट डिफरेंट देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट लिए हैं। ये सब बाद में जब डिस्कस करेंगे तब इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। अभी हम क्योंकि देख रहे हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने सिर्फ 2 चीजें डिस्कस की हैं और इन 2 चीजों के आगे सब पार्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो अगर आप डॉट्स को पकड़ के चलोगे, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स प्रिपरेशन। अगर आप जैसे मैट्रिक्स होता है उसके अंदर एक पॉइंट को आप पकड़ के चलते हो तो नेक्स्ट कड़ी आपकी जुड़ती चली जाती है, तो वैसे ही जीके को भी पढ़ा जाता है। भारत के संविधान को समझना इतना आसान नहीं है। इसको समझने के लिए आपको चाहिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छी सोच, जिससे आप सीख सको, समझ सको। अगर आप इसको तरीके से पढ़ोगे तो आप ऐसे पढ़ पाओगे कि आप पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे। और अगर आप इसको रट के करोगे तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आप आज रात को रट के सोना और सुबह भी अगर आपको 50% डाटा भी याद रह जाए तो फिर बात करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारत का संविधान के बारे में। इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत का संविधान रिजिडिटी मतलब कठोरता, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीला, तो कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। भारत का संविधान क्या है? कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। यही बात मैंने आपको यहाँ पर भी बताई थी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि संविधान को कितनी आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है। अब हिंदुस्तान का संविधान ना तो ब्रिटेन की तरह बहुत ज्यादा लचीला है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और ना ही यूएसए की तरह बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत ज्यादा सख्त है। अब हिंदुस्तान का संविधान जो है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब दोनों का मिश्रण है। अब इस मिश्रण को ये बात हुई बोलने की कि सर पेपर में ऐसा थोड़ी ना आएगा कि ये इस तरह है या कैसे है। पेपर के अंदर ऐसे नहीं आएगा, आप बिल्कुल सही है। पेपर के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का संविधान का कौन सा प्रावधान, मान लिया उसने आपको कोई प्रावधान दे दिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको आप किस तरह से बदल सकते हैं? तो मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से। तो अलग अलग तरह की संविधान के अंदर मेजोरिटीज दी हुई हैं जिनसे आप किसी भी चीज को बदल सकते हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि एमपी एमएलए अपनी पेंशन सैलरीज को मिनट में बढ़ा लेते हैं, मिनट में, 1 मिनट के अंदर। घटाते तो खैर कभी नहीं, बढ़ाते ही हैं उसको। तो जैसे कि एमपी की सैलरी बढ़ा ली, वो क्या हुआ? एमपी की सैलरी जो है वो भी संविधान का एक हिस्सा है, संविधान का एक पार्ट है, लेकिन वो जो प्रोविजंस हैं वो बड़े फ्लेक्सिबल हैं। यानी कि संसद के अंदर सभी एमपी या विधानसभा के अंदर सभी एमएलए बैठे हैं और उन्होंने सिंपल मेजोरिटी से एक बिल पास किया, बिल पास हुआ, गवर्नर के साइन हुए या उधर राष्ट्रपति के साइन हुए, और वैसे ही वो एप्लीकेबल हो गया, लागू हो गया। तो वो क्या हुआ? एक संविधान के अंदर अमेंडमेंट हो गई, सिंपल अमेंडमेंट हुई। तो वो क्या हुआ? एक फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अब रिजिडिटी का कॉम्प्लेक्स मिश्रण कैसा है कि सपोज कीजिए कोई फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आपका फंडामेंटल राइट के अंदर आपका चेंज करना है कोई भी पार्ट। जैसे कि मान लीजिए कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत लिया हुआ है, और कल को सरकार बोलने लगे कि राइट टू एजुकेशन को हम डिलीट करेंगे फंडामेंटल राइट से। तो अगर उनको वो डिलीट करना है तो उसके लिए उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ संसद भवन में, लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा ने उसको मंजूरी दी या ना दी, ये सब नहीं। अलग अलग भवन में अलग अलग बिल पे पेश होगा, फिर स्टेट के पास आएगा, स्टेट्स मंजूरी देंगे 50% कम से कम, फिर वो राष्ट्रपति की मतलब स्वीकृति पर निर्भर रहेगा कि राष्ट्रपति इसको स्वीकृत करते हैं या नहीं करते। तो प्रश्न आपके पास, आप समझ गए होंगे कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, क्या इसका मीनिंग है। अब यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी एसएससी सीजीएल के अंदर, शायद सीजीएल के अंदर 2022 में अभी जो एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स में, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्वासी फेडरल। एक टर्म थी क्वासी फेडरल, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्वासी फेडरल। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? अब जब आप पढ़ोगे, अब हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ रहे हो तो हर एक बंदा अपनी अपनी एक अलग जजमेंट देगा। जैसे आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोग अपनी अपनी जजमेंट देंगे कि अच्छा पढ़ा रहा है या बेकार पढ़ा रहा है, तो वो भी जो सब है। तो ऐसे ही भारत के संविधान के ऊपर अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी अलग अलग जजमेंट दी थी। तो एक ब्रिटिश लॉयर थे जिनका नाम था के सी वेयर नाम था उनका। जब आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे तो हम फिर बाद में ये भी पढ़ते हैं कि किस बंदे ने संविधान के बारे में क्या टर्म कही। और आजकल कंपटीशन इस तरह से चल रहा है कि वो आपको ये चीज डायरेक्ट ना पूछ के किस बंदे ने क्या बात बोली थी वो पूछ ले। और वो अभी वैसे ही इस बार सीजीएल के पेपर के अंदर ये बात पूछ ली गई कि भारत के संविधान को क्वासी फेडरल किसने कहा है, तो वो टर्म का यूज किया था के.सी. वेयर ने। तो ऐसे आपको जो भी चीज पढ़नी है वो तरीके से पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है। ये नहीं है कि बस सिंपल रट ली, जो भी बात हुई, जैसे भी बात हुई वैसे पढ़ो। जैसे आपको अगर कोई बात बोल देता है तो आप याद रखते हो ना कि फलाने बंदे ने फलानी स्टेटमेंट कही थी मेरे बारे में, उसने तो मुझे ये ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा बोला था। तो ऐसे ही अगर भारत के संविधान के बारे में किसी ने कुछ कहा है तो आपको वो भी याद रखना पड़ेगा कि किसने क्या कहा था। और वो आप तभी याद रख पाओगे अगर आप उस चीज को समझ पाओगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है, ये मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट आ जाता है फेडरल सिस्टम विद
यूनिटरी बायस, पहले आएगा विद यूनिटरी बायस। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का संविधान जो है फेडरल, फेडरल का मतलब फेडरल सिस्टम मतलब गणतंत्र। भारत क्या है? एक गणतंत्र है। भारत एक फेडरल सिस्टम है, गणतंत्र है। तो भारत क्या है? फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस का मतलब होता है कि राजशाही, सिंगल शासन, ऊपर से लेकर के नीचे तक। तो भारत क्या है? फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस कैसे है कि किसी भी स्टेट की ये अपनी मंजूरी नहीं है कि वो जब चाहे भारत से अलग हो जाए। कल को जम्मू कश्मीर बोलने लगे, अभी जैसे 370 आर्टिकल हटा है, वो बोलते थे कि जी हम तो ये कर लेंगे, अलग बनाओ, हमें तो अलग बनाओ, तो नहीं हट सकते। ये संविधान की ताकत है, क्यों नहीं हट पाए? वो संविधान की शक्ति है ये। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस का मतलब ये हुआ कि वैसे तो हर एक स्टेट अपना अलग अलग शासन चलाती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सब कुछ चलता है। बात समझ आई? हर एक स्टेट अलग अलग है। अब गांव के अंदर क्या है, जैसे गांव की अगर छोटी सी बात कर लीजिए, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो हर एक घर अलग अलग है। अब हर एक घर को अलग अलग एक राज्य मान ले अगर हम, और पूरे गांव को एक देश मान लिया जाए, तो आप लोग देखोगे कि हर एक घर का एक मुखिया है जो उस घर के अंदर शासन कर रहा है। ये तो नहीं है आपके घर के अंदर हो सकता है आपकी पापा की चलती हो, आपकी मम्मी की चलती हो, या आपके किसी की अंकल या ग्रैंडफादर, जो भी आपके घर में सीनियर हो, उनकी चलती होगी। सब लोग उन्हीं की एडवाइस मानते होंगे, जैसा वो बोलते होंगे वैसा करते होंगे। तो ऐसे करते करते अब ये थोड़ी ना है कि आप दूसरे के पड़ोसी के घर में जाके भी अपनी चला लोगे, वहां पे तो आपकी नहीं चलती ना। तो ऐसे हर एक घर अपना अलग अलग शासन कर रहा है। लेकिन गांव के अंदर एक सरपंच है, अगर वो पूरे गांव को रिप्रेजेंट करना है तो कौन करेगा? वो सरपंच करेगा ना, क्योंकि उस गांव का मुखिया वही है। अगर गांव के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपका आपके पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, तो आप लोग किसके पास जाओगे? उसी के पास जाओगे। सो ऐसे ही यहाँ पर है, भारत का गणतंत्र क्या है कि फेडरल सिस्टम है जिसका एक यूनिटरी बेस है। यूनिटरी बेस का मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो राज्यों का समूह है। इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यूएसए का अगर मैं उदाहरण दूं तो यूएसए भी यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन वो कैसे है? यूएसए ऐसे बना है कि यूएसए के अंदर अलग अलग राज्य आए हैं, उन लोगों ने मिलके कि चलो भाई एक को अपना ठेकेदार नियुक्त कर लेते हैं। और इंडिया कैसे है? इंडिया के अंदर एक कंप्लीट सिस्टम है, उसके अंदर उसने उस सिस्टम के मालिक ने छोटे छोटे पार्ट काट दिए। बात को समझो, फर्क को समझिए। यूएसए के अंदर क्या हुआ कि 10 घर थे, उन्होंने एक बंदे को उठाया और अपना सरपंच बना दिया कि भाई तू है हमारी तरफ से राष्ट्रपति हमारा। अब इंडिया के अंदर क्या है कि एक कंप्लीट मैन था, उसने क्या किया, छोटे छोटे सेग्रीगेट पार्ट कर दिए कि भाई तू यहां रह ले, तू यहां रह ले, तू यहां रह ले। सो ये है बेसिक डिफरेंस। बातों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि है क्या क्या नहीं, कैसे किस चीज का क्या मतलब है संविधान के अंदर। अब जैसे हिंदुस्तान के अंदर यदि इमरजेंसी लग जाती है, तो इमरजेंसी लगते ही क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है और सारा कंट्रोल किसके हाथ में चला जाता है? भारत सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। सो उस टाइम पे क्या होता है कि ये फेडरल सिस्टम एकदम से कन्वर्ट किस में हो जाता है? यूनिटरी बायस में। ठीक है, यही है संविधान की खूबसूरती। बात को समझोगे तो आपको पता चलेगा इंडिया एज डिफाइंड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये प्रश्न कई बार पेपर के अंदर पूछा जा सका है कि इंडिया इज डिफाइंड एज, तो आंसर उसका था यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब तो खैर इस क्वेश्चन को बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन बहुत पहले, मतलब आज से अगर हम 4-5 साल पुरानी बात करें तो ये प्रश्न बहुत आता था। सीडीएस के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, और आपका एफकैट के एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। एसएससी के एग्जाम में मल्टीपल एग्जाम्स जैसे होते हैं, सिलेक्शन फेज के, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, हर साल किसी न किसी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट जरूर होता था। चलिए अब तो थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है, लेकिन हो सकता है इसके अंदर से और सब पार्ट आपसे पूछ लिए जाए, तो आपको थोड़ा गहन जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हिंदुस्तान के अंदर क्या है कि संसद है, संसद भवन है, यहाँ पे कैसी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और
जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम है, प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम, यानी कि भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री होता है। वहीं अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पे कैसा है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता है। और हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है, प्रधानमंत्री डायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता है। So Indian government is India constitution defined India as a parliamentary form of government. हिंदुस्तान के अंदर संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाइना के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रशिया के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो ऐसे अगर आप डिफरेंट डिफरेंट को डिस्कस करोगे, जैसे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जापान के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ऐसे आपको अलग अलग कंट्रीज के बारे में पता चलेगा कि कहाँ पर क्या होता है क्या नहीं। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 2017 के एसएससी सीजीएल में, उस साल जब मेरा सिलेक्शन सीजीएल में हुआ था, तो मैं बताता हूँ आपको, उस साल एक प्रश्न आया था सीजीएल के अंदर कि स्विट्जरलैंड के अंदर इलेक्शन, स्विट्जरलैंड कंट्री के अंदर इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं, और उसका उत्तर था 1 साल बाद। स्विट्जरलैंड के अंदर हर 1 साल के बाद इलेक्शन होता है, हर 1 साल के बाद, और किसी कंट्री में 4 साल के बाद होता है, किसी कंट्री में 5 साल के बाद होता है। तो जब इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब होता है क्या नहीं, राइट। सो अलग अलग पॉइंट्स अभी मैं आपको छोटे छोटे बता रहा हूं कि जस्ट ऊपर ऊपर का ब्रीफिंग है ये, डिस्क्रिप्टिव हम इसका बाद में देखेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज होती है, राइट। तो ये आपकी बेसिक जानकारी के लिए था। नेक्स्ट जो फीचर है वो है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसका क्या मतलब हुआ कि हिंदुस्तान पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता तो है, लेकिन जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। जुडिशियल सुप्रीमेसी कैसी, अगर सपोज कीजिए संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो भारत के संविधान के उपयुक्त नहीं है, उसके अनुपयुक्त है, तो संविधान का रक्षक कौन है, संविधान का रक्षक है भारत का सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी। अगर संविधान को वायलेट करोगे तो सुप्रीम कोर्ट को ये शक्तियां दी गई है कि वो उस कानून को उड़ा देगा और संविधान की रक्षा करेगा। संविधान ने खुद ही अपने बचाव के प्रावधान तैयार किए हुए हैं। तो बात वही आई कि सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। आपने सुना होगा जैसे कि संसद ने कोई कानून पास किया और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, और उसको सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज कर दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट देखती है कि संविधान के अनुसार ये वैलिड है या नहीं वैलिड है। अगर वो वैलिड है तो ठीक है, फिर तो वो संविधान के अंदर संशोधन माना जाएगा। अगर वो वैलिड नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड जुडिशरी डिक्लेयर कर देती है और इसमें सरकार कुछ नहीं कर पाती। सो यही है संविधान की खूबसूरती। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं, नेक्स्ट फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब जब जुडिशरी की बात आई तो हम जुडिशरी को देखते हैं कि भारत के अंदर जुडिशियल सिस्टम कैसा कैसा है। जैसे अगर हम यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए के अंदर जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि स्टेट से जुड़े हुए मसले सिर्फ स्टेट कोर्ट ही डील करेगा, उसके लिए आप सेंटर की कोर्ट में नहीं जा सकते, और सेंटर से रिलेटेड जो मसले हैं वो आपका जो वहां का फेडरल कोर्ट है वो ही डील करेगा, ऐसे है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर क्या है कि अगर आप छोटे लेवल पे जाओगे तो जैसे आप जहां पर भी रहते हो आपके वहां पर आपने देखा होगा कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स होता है, वो होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर जो बैठे होते हैं वो होते हैं हाई कोर्ट्स। अगर आपके स्टेट का कोई भी मैटर है तो आप जाओगे हाई कोर्ट के अंदर, अगर हाई कोर्ट के अंदर भी आपकी सुनवाई नहीं हो पाई तो आप चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट। समझे कि यहाँ पर क्या है, स्टेप बाय स्टेप है। आप पहले अपने लोअर कोर्ट पे गए, एसडीएम कोर्ट, वहां से अपर बेंच पे चले गए, अपर बेंच से उसने हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सो स्टेप बाय स्टेप आप डिफरेंट डिफरेंट जुडिशरी की इंटीग्रेटेड भी है, इसका मतलब यही हुआ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी।
हाई कोर्ट अपने स्टेट के मसले सुन सकता है। जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, वो पंजाब और हरियाणा का साझा हाई कोर्ट है। अगर हिमाचल के आ जाए उसमें, अगर हिमाचल का कोई बंदा आए और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर केस करे तो क्या कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोर्ट जो है वो है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का कोर्ट, राइट। क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का कोर्ट हुआ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अगर सपोज कीजिए किसी हिमाचल के बंदे को केस करना है तो वो अपने हिमाचल के हाई कोर्ट में करेगा। हिमाचल के हाई कोर्ट से अगर वो हार जाता है या कोई मैटर उसका सॉल्व नहीं हो पाता तो वो कहां पे जाएगा? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, एक बंदा है जो केरला का रहने वाला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। एक जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, वो भी कर सकता है। राजस्थान का भी कर सकता है, अरुणाचल प्रदेश का भी कर सकता है, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जुडिशरी सारी इंटीग्रेटेड, मतलब जुड़ी हुई है, लेकिन अपने अपने उसमें इंडिपेंडेंट भी है। बात समझ आई? इसको बोलते हैं जुडिशरी सिस्टम हमारा कैसा है, कैसा नहीं। यहां से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे अगर किसी आम इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। फंडामेंटल राइट वायलेशन मतलब जैसे आपको पुलिस ने उठा लिया बिना मतलब के, पुलिस ने आपको उठा लिया, तो आप क्या करोगे? भारत का संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार आर्टिकल 32 आपको ये अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाओगे कि मेरे मानवाधिकारों का हनन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हैबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसको इशू करेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण इशू होते ही क्या होगा कि जो भी बंदी है उसको मेरे समक्ष पेश किया जाए, फिर वो उड़ा के रख देगा, राइट। और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ ये हाई कोर्ट को भी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियां दी गई हैं कि वो अगर किसी मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो आप वहां पर भी डायरेक्टली जा सकते हो। वो इस अनुच्छेद के तहत उसको शक्तियां मिली हुई है, राइट। सो ये है हमारी जुडिशरी के फीचर। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जिनकी हमने अभी बात की। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं? यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये हुआ कि आम आदमी को अधिकार हैं, अगर उन अधिकारों का कोई वायलेशन होता है तो वो कहां पे चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट उसकी एंश्योरिटी करेगा कि हर व्यक्ति को समाज में समानता से जीने का अधिकार है। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जीने के अधिकार और ये सब कई जगह डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप संविधान की प्रीएम्बल को पढ़ोगे तो प्रीएम्बल के अंदर भी आपको ये बातें लिखी हुई मिलेंगी। फंडामेंटल राइट्स तो हमारे हैं ही हैं, तो इनको सब हम विस्तार पूर्वक बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे बहुत सारे सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल हर बार पेपर में आते हैं और आगे भी आते ही रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे संविधान का जो फीचर है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब इनको बनाने का क्या मतलब था? नीति निर्देशक तत्व जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सरकार के लिए, कि अगर आप कोई भी कानून बनाते हो तो इनके बारे में विचार जरूर कर लो, इनके बारे में विचार कीजिए कि भारत के नागरिकों के लिए हमें किस किस तरह के, किस किस प्रकार के कानून बनाने चाहिए, कैसे कैसे नहीं। तो उस टाइम पे क्या था कि इनको फंडामेंटल राइट्स की तरह संविधान के अंदर ये प्रावधान नहीं दिया गया कि जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए आप क्लेम कर सकते हो तो नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की उस समय इकोनॉमिक परिस्थिति वैसी नहीं थी, इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये सब छोड़ दिया गया था सरकार के विवेक के ऊपर, कि जो भी सरकार आएगी वो अपने विवेक से काम करेगी, लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। ये सब सरकार के ऊपर निर्णय छोड़ दिया गया। वो बात अलग है सरकार इसके ऊपर गौर करती है या नहीं करती, ये सब सरकार के डिस्क्रिशनरी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है वो है कंसेप्ट सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट, देखिए सेक्युलर जो शब्द है ना वो बहुत खतरनाक शब्द है। सेक्युलर का मतलब अलग अलग हो जाता है। अब आप सोचोगे कि इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष,
सेक्युलर शब्द का मतलब हुआ धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब ये हुआ कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी धर्म को नहीं मानता। नहीं, भारत के संविधान के अंदर इसका मतलब जो लिया गया है वो लिया गया है कि यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी धर्म के रहनुमाओं को आजादी से, समानता से अपने अधिकारों के साथ रहने का, जीने का अधिकार प्रदान है। तो ये है इंडिया के अंदर सेक्युलर स्टेट, ये भी संविधान का एक फीचर है। उसके बाद है नेक्स्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, अब इसका क्या मतलब हुआ जी? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब हुआ कि सभी को मतलब एक उम्र के अनुसार, जैसे कि आप लोग वोट डालते हो तो वोट डालने का अधिकार जो आपको मिलता है वो मिलता है यहाँ से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से। ये बात अलग है कि ये अधिकार आप लोगों को बाद में मिले, 1989 के बाद ये सब अमेंडमेंट्स हुई, वो सब जब हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये नहीं है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, जो भी जिसके पास हिंदुस्तान का रेजिडेंशियल कार्ड है, जो हिंदुस्तान का बाशिंदा है, उसके पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होने का मतलब है कि उसके पास ये सभी अधिकार जो गिवन है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब उसके ऊपर लागू होते हैं। वोट कर डालने का उसको अधिकार है, जिस भी क्षेत्र के अंदर उसका वोटर कार्ड बना हुआ है। तो ये सब अधिकार हमें कौन प्रदान करता है? भारत का संविधान। भारत की सरकार नहीं, भारत की सरकार की मजबूरी है, जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है वो सब प्रोवाइड कराना। ये सब हमें लिख के दिया है भारत के संविधान ने। उसके बाद बात करते हैं, वो है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर है एकल नागरिकता। इसको हम बोलते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब ये हुआ कि अगर आप पंजाब के वासी हो तो आपके पास पंजाब का कार्ड होगा बना हुआ, पंजाब के रेजिडेंशियल कार्ड होगा। हरियाणा के बाशिंदे हो तो हरियाणा का रेजिडेंशियल कार्ड आपके पास होगा, और आप हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी जाकर के रह सकते हैं, कहीं पर भी। आपको संविधान उसका अधिकार देता है। आपको ये नहीं है कि आप आज मान ले हरियाणा के अंदर आप पैदा हुए और आप नौकरी करने चले गए मुंबई, तो आपको मुंबई में जाकर के मुंबई का रेजिडेंशियल कार्ड बनवाना पड़ेगा, यानी वहां की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम है एकल नागरिकता। जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का वासी है वो हिंदुस्तान का वासी है। उसको ये नहीं है कि इंडिया का रेजिडेंशियल कार्ड उसका कोई अलग से बनेगा, जैसे अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के अंदर जो स्टेट का रेजिडेंशियल कार्ड है वो अलग है और अमेरिका का जो रेजिडेंशियल कार्ड है वो अलग है। राइट। सो यहाँ पर है एकल नागरिकता, और नागरिकता के अंदर अलग अलग कंसेप्ट हैं, अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे नागरिकता जो कानून है वो कब लागू हुआ, ये सब मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अभी भी CHSL का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर पूछा गया था कि नागरिकता अधिनियम हिंदुस्तान के अंदर कब लागू किया गया था। तो अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है चैप्टर को अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि 1955 के अंदर सरकार ने इसे लागू किया था, और उसके बाद इसमें समय समय पर बहुत से चेंजेस हुए हैं। और आजकल नागरिकता कानून क्या चल रहा है वो आपको पता चलेगा। जब इसको हम डिस्कस करेंगे तब आपको इस बात का एहसास होगा कि भारत के अंदर नागरिकता लेना कितना मुश्किल काम है। भारत की नागरिकता इतनी आसानी से नहीं मिलती भाई, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर जो है भारत के संविधान का वो है इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट बॉडीज का मतलब ये हुआ, अब इंडिपेंडेंट बॉडीज क्या? स्वतंत्र संस्थाएं। स्वतंत्र संस्थाएं कौन सी होती हैं? जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। राइट। इलेक्शन कमीशन क्या करता है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराता है। ये सब क्या है? ये सब मतलब इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, स्वतंत्र संस्थाएं हैं। UPSC क्या करता है? पूरे हिंदुस्तान के लिए जो गेजेटेड ऑफिसर्स आते हैं उनको रिक्रूटमेंट करता है, उनको भर्ती करता है। सो ऐसे अलग अलग बॉडीज बनाई हुई हैं। जैसे CBI है। CBI क्या है? पूरे मतलब हर एक स्टेट के अंदर भी काम कर सकता है और सेंटर में किसी भी स्टेट के अंदर जाकर के काम कर सकता है। तो ऐसे अलग अलग बॉडीज बनाई हुई हैं जिनका मेनली काम क्या है? जैसे इन बॉडीज के अंदर मेनली जो है वो है आपकी CAG,
यूपीएससी और आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारी बॉडीज बनाई हुई हैं। जैसे कैग क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है कि सारे ही हिंदुस्तान का जितना भी लेखा जोखा है, ऑडिटिंग करना, उसका हिसाब किताब रखना, तो ये सब कौन करता है, कैग। तो कैग पूरे हिंदुस्तान का एक होता है जिसको हम महालेखा नियंत्रक बोलते हैं, राइट। तो ये थे हमारे संविधान की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर। नेक्स्ट एक दो प्रोविजन और रहते हैं, वो हमारे हैं इमरजेंसी प्रोविजन, जो एक अलग फीचर है हमारे संविधान का। इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब ये हुआ जिससे इमरजेंसी लग सकती है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से प्रावधान हैं, जैसे 352, 360 और ये सब जो है वो सब बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल डिस्कशन इस बात का चल रहा है कि भारत के अंदर संविधान के में मुख्य मुख्य फीचर, आकर्षण बिंदु क्या है। तो आकर्षण बिंदु जो है उनमें से एक है इमरजेंसी के प्रावधान। अगर हिंदुस्तान पर कोई भी संकट आता है तो किसी भी प्रकार के संकट में भारत सरकार कुछ परिस्थितियों में इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकती है और सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। इसके पीछे का मुख्य कारण ये था कि जैसे मान लीजिए अगर आपके गांव पर कोई हमला होता है तो क्या हर एक परिवार, अब आपको क्या चाहिए, अगर आपके गांव पर हमला हुआ तो आपको क्या चाहिए कि एक कंबाइंड सेना बने ना, सबकी एक मत होनी चाहिए ना। ये तो नहीं है कि आप अपना अलग बचाव कर रहे हो, वो अपना अलग बचाव कर रहा है। ये जैसे आपके परिवार पर संकट आ गया कोई, तो कोई एक रोल मॉडल खड़ा होगा ना आगे आकर के कि मैं डील करूंगा सारी चीज, आप लोग मेरे पीछे रहोगे, जो मैं बोलूंगा वैसे सब करेंगे। ये तो नहीं है ना कि सब अपनी अपनी चला रहे हैं। तो ऐसे ही इमरजेंसी के प्रावधान इसी कारण से लिए गए थे। नेक्स्ट फीचर है वो है हमारा 3 टायर गवर्नमेंट। 3 टायर गवर्नमेंट। अब 3 टायर गवर्नमेंट कैसे है जी, आप लोग बोलोगे कि सर 3 टायर गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ। 3 टायर गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि 3 प्रकार से शासन की प्रणाली है। जैसे कि सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री जी, जो सेंटर की गवर्नमेंट बनती है वो, उसके बाद आप अपनी स्टेट में आ गए, स्टेट के अंदर एक स्टेट की गवर्नमेंट बनती है, मुख्यमंत्री वगैरह। फिर उसके बाद आप अपने गांव पे या नगरीय लेवल पर आ गए, तो वहां पे जैसे नगर है आपका तो वहां पर मेयर वगैरह बनते हैं, और अगर आपका गांव है तो वहां पर सरपंच वगैरह चुने जाते हैं। तो त्रिशासनीय प्रणाली हिंदुस्तान के अंदर है, राइट। तो ये थे हिंदुस्तान के संविधान के कुछ मुख्य मुख्य आकर्षण बिंदु। इन्हीं को डिस्कस करते हुए आगे पूरे संविधान को पढ़ा जा सकता है। यही सारा सार है। इसी को आगे ब्रीफिंग में जब डिस्कस करेंगे तो इसके तने ऐसे निकलते हैं जैसे बड़ के पेड़ से निकलने वाले तने, और उन सब को डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी पॉलिटी के अंदर मास्टर बनना चाहते हैं और उसको समझना चाहते हैं तो हमें फॉलो करिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको सिखाएंगे कि पढ़ते कैसे हैं, कैसे चीजों को रटना नहीं समझना होता है। इट इज ऑल मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। आप लोग तब तक तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।